हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका अनसॉल्व पेपर है, ठीक है। ये अनसॉल्व पेपर है 2022 का। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके 2022 में यानी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि पिछले साल किस तरह का पेपर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का आया था। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब बालक शारीरिक और सामाजिक कह रहा है कि जब बालक शारीरिक और सामाजिक वास्तविक अर्थ को निर्मित करना प्रारंभ कर देने लगता है तो यह विशेषता कहलाती है। यानी कि जब सामाजिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बच्चे वास्तविक अर्थ को बनाना सीख जाते हैं या शुरू कर देते हैं तो उस एज को मतलब ये किस विकास की विशेषता है। कह रहा है कि शारीरिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जब बच्चा वास्तविक अर्थ निर्मित करना प्रारंभ कर देता है तो ये कौन से विकास का विशेषता है, ठीक है। ये विशेषता पूछ रहा है, ये विशेषता है, ठीक है। ये क्या है तो जब बालक शारीरिक और सामाजिक रूप से वास्तविक अर्थ को निर्मित करना शुरू कर देता है तो वो बौद्धिक विकास की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो बौद्धिक विकास की विशेषता है। अगर बच्चे में बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो वो वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाएगा, उसको बना नहीं पाएगा। आप कुछ भी कहेंगे वो अपने हिसाब से उस चीज़ को जनरेट करेगा, वो समझेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था का आयु समूह है। कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था का आयु समूह है। तो पहला इसमें ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 24 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 4 से 7 वर्ष आपका चौथा ऑप्शन है। पूछ क्या रहा है? तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु। देखो, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था आपका आता है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष आपका पूर्व बाल्यावस्था आता है और 6 से लेकर 12 तक आपका उत्तर बाल्यावस्था आता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पूर्व बाल्यावस्था की आयु है। तो यहाँ पे लगभग में देखेंगे कि कौन सा राइट जा रहा है। तो 0 से 2 वर्ष तो आपका शैशवावस्था हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। और ये भी इनकरेक्ट है, 24 वर्ष तो होगा ही नहीं और 4 से 7 वर्ष तो होगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, ठीक है। 3 से 6 वर्ष, एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ऐसा बोर्ड इस तरह से इधर उधर करके एक आध पॉइंट क्वेश्चन पूछा करता है और पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग फिक्स चीज़ें आपको पता रहेंगी तो इधर उधर थोड़ा बहुत रहेगा तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपका 2 से 6 वर्ष होता है, तो यहाँ पे 3 दे दिया है, 3 से 6 वर्ष, तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था की आयु समूह, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। कह रहा है कि बच्चों में नैतिक विकास का मतलब उसमें अच्छे गुणों का विकास, जैसे आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे अच्छे गुणों का विकास ही क्या कहलाता है? नैतिक गुण कहलाता है या नैतिक विकास कहलाता है। तो ये कह रहा है कि नैतिक विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पहला है प्रार्थना, दूसरा है उचित समाजीकरण, तीसरा है बौद्धिक कामना, ठीक है। उसके बाद है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ही आपके बच्चे के नैतिक विकास में सहायक होते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आप लोग इसको ये सारे क्वेश्चन लगभग आपका पेपर सेम एज इट इज़, कभी कभी तो एज इट इज़ उठा के पूछ दिया है। तो बस सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा ये पेपर तैयार,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है, तो वो आपका है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे की जो शरीर की वृद्धि होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्र होती है, ठीक है। उस हिसाब से बाल्यावस्था में बच्चों की वृद्धि क्या होती है, थोड़ी सी ठप हो जाती है। फिर पोवर्टी के टाइम, यानी कि जब 13 से 15 बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बच्चे की वृद्धि फिर से तेज मतलब उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, एकदम तेज हो जाती है, जैसे वृद्धि तीव्र हो जाती है। जैसे शैशवावस्था में होता है, उसी तरह पोवर्टी के स्टेज में भी वृद्धि क्या होती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। कह रहा है कि किस अवस्था में, वैसे विशेषता शैशवावस्था की है, आप पोवर्टी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है अगर वो दिया होता, शैशवावस्था नहीं दिया होता, तब वो सही होता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था, तो देखो पूर्व बाल्यावस्था को पूछताछ की आयु भी कहते हैं, अनुकरण की आयु भी कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, दिया है गैंग आयुर, ठीक है। तो ये गैंग आयु तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। गैंग एज या समूहावस्था या गैंग आयु, ये सब किसकी विशेषता है, तो ये है आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता। तो इसमें दिया है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर है। ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका, ये ऑप्शन ही गलत है। ये क्या है, ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गैंग एज, गैंग आयु, ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जुड़वा बच्चे का प्रकार है। जुड़वा बच्चे का प्रकार है समरूपी जुड़वा बच्चे, असमरूपी जुड़वा बच्चे, यूनिफेटल जुड़वा बच्चे, ए तथा बी। तो देखो यूनिफेटल कुछ नहीं होता है। यूनिफेटल का मतलब होता है कि यूनी अगर दे दिया है, यूनी का मतलब होता है यूनिक, यानी कि एक, अद्वितीय। तो यहाँ पे जुड़वा जोड़ दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यूनी का मतलब होता है एक जो यूनिक है, ठीक है, एक है यानी कि यूनिक है। तो इसमें दो की बात ही नहीं है, दो की बात ही नहीं है जब यूनी जोड़ दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो पुनः ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, समरूपी जुड़वा बच्चे और असमरूपी जुड़वा बच्चे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है। किसने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई.बी. हॉरलॉक ने विकास कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, ठीक है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, ये किसने कहा है, तो ई.बी. हॉरलॉक ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो ई.बी. हॉरलॉक से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ई.बी. हॉरलॉक की बात आई है तो बता दे रही हूँ। पूछा जाता है कि हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था का एज ग्रुप। तो हॉरलॉक ने देखो शैशवावस्था को 0 से 15 दिन तक या 14 दिन भी कह सकते हो, 15 दिन भी कह सकते हो, या 2 सप्ताह भी कह सकते हो। तो उन्होंने 0 से 15 दिन तक शैशवावस्था की आयु को माना है। बाकी सबने कितना माना है शैशवावस्था को, तो 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष माना है। बाकी हॉरलॉक ने 0 से 15 दिन माना है, ठीक है, 15 दिन का आपका शैशवावस्था माना है। सिर्फ हॉरलॉक ने ही माना है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसने कहा है कि हाँ प्रत्येक बच्चे का
11 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये फ्रायड का कहना है। किसका कहना है? फ्रायड का कहना है। ठीक है, इन्होंने प्रारंभिक विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन्हीं का कहना है कि शैशवावस्था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में जो भी गुण विकसित होते हैं वो पहले से ही शैशवावस्था में हो गए रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का कहना है कि प्रत्येक बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है वो बाद की विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब अगला क्वेश्चन है स्वर्ण आयु। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो सही है बट उसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया है। स्वर्ण आयु आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया है, तो आप किशोरावस्था को क्या करोगे? मार्क कर दोगे। ठीक है, स्वर्ण आयु किसको कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को, यानी कि आपका 7 से 11 या 6 से 11 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप स्वर्ण आयु के नाम से जानते हो या गोल्डन एज के नाम से जानते हो, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। यानी कि शैशवावस्था दिया है, रोगावस्था दिया है, किशोरावस्था दिया है, वृद्धावस्था दिया है, लेकिन बाल्यावस्था नहीं दिया है। तो आपका इसमें किशोरावस्था क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण, दूसरा ऑप्शन है रोग, तीसरा ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपके क्या करते हैं? तो बालक के विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जन्म से 15 से 30 मिनट तक का समय कहलाता है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जन्म से 15 से 30 मिनट तक का, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको दिखेगा। देखो कह रहा है कि 15 से 30 मिनट तक का समय कहलाता है। क्या कहलाता है? जन्म के बाद जो 15 से 30 मिनट का समय होता है वो क्या कहलाता है? तो शिशु की अवस्था, नवजात शिशु की अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं, पार्ट यूनिट अवस्था। तो आपका पार्ट यूनिट अवस्था कहलाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग उसको सही कर लेना। पार्ट यूनिट है, क्या है? पार्ट यूनिट अवस्था। इसको पार्ट यूनिट अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का गर्भनाल कट किया जाता है। क्या कट किया जाता है? तो बच्चे का गर्भनाल कट किया जाता, जो माता से बच्चे को जोड़ा रहता है गर्भनाल, उसी को इसमें कट किया जाता है, उसी को पार्ट यूनिट स्टेज कहा जाता है। ये कब होता है? तो 15 से जन्म के बाद 15 से 30 मिनट के बीच में ये क्रिया होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नाटकीय खेल को कहा जाता है। नाटकीय खेल को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन है काल्पनिक खेल, परिकल्पनात्मक खेल, रचनात्मक खेल। ठीक है, रचनात्मक है, रचनात्मक दे दिया है बट आप लोग रचनात्मक देखोगे, हास्य भाव। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक खेल भी है, परिकल्पनात्मक खेल भी है, लेकिन रचनात्मक इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो रचनात्मक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों ही दिया रहता है, यहाँ पे दे देता है उपरोक्त सभी, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास के नियम में कौन सा असत्य है? निम्न में से विकास के नियम में कौन सा असत्य है? तो कह रहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल सही है। विकास क्या है? तो सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है। विकास में परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो गलत, हमको असत्य ढूंढना है। तो विकास संयोग का परिणाम है। हाँ बिल्कुल, ये गलत है। विकास किसी संयोग का परिणाम नहीं है, यानी कि ये कोई संयोग नहीं है, ये आपका हमेशा चलता रहता है। ये संयोग का मतलब क्या कि अचानक से हो गया, अचानक से कोई चीज़
घटित हो गई, तो ऐसा कुछ विकास में नहीं होता है। अचानक से इसमें कुछ भी होता नहीं है, ये क्रमबद्ध है, एक क्रम में होता है और ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें परिवर्तन भी होते हैं, तो ये कोई संयोग का काम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि संयोग से ये हो गया, अचानक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। विकास संयोग का परिणाम नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी है, कह रहा है कि किसने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, तो ये कहा था फ्राइड ने। यहाँ पे वो ऑप्शन इरेज हो गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फ्राइड को कर लेना, ठीक है। फ्राइड ने कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है, यानी कि शैशवावस्था में ही बच्चे में वे गुण विकसित हो जाते हैं जो आपको किशोरावस्था में दिखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 3 अवस्थाएं हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये फ्राइड के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेजेस हैं जिनको फ्राइड ने दिया था, इड, ईगो, सुपर ईगो। और इनका जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैं इसको बताने वाली थी और क्वेश्चन में भी ये दिया है। तो कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो जॉन डोलाई ने, नील मिलर ने। देखो ये दोनों ऑप्शन ही गलत और ये भी गलत, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? तो ये सबको पता है, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। देखो ये जो अंसाल पेपर है इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप उस चीज़ को सुधार लेंगे, ठीक है। परिवार दिया है लेकिन आपका फैमिली होगा, परिवार होगा। तो कह रहे हैं कि निम्न में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? तो प्रथम पाठशाला की बात अगर होती है तो वो फैमिली से ही बच्चा सबसे पहले सीखने का कार्य करता है। तो परिवार क्या है? तो बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक बालक संबंध के निर्धारक हैं। अभिभावक और बालक के संबंध के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो अभिभावक की अभिवृत्तियाँ, अभिभावकों का पक्षपात, परिवार का आकार और उपरोक्त सभी। ये डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अभिभावक और बालक के जो बीच में संबंध होता है उसको प्रभावित करने का कार्य आपका अभिभावक की अभिवृत्तियाँ भी होती हैं, अभिभावक का पक्षपात भी होता है, ठीक है। जैसे अभिभावक आपके पक्षपात करते हैं, यानी कि एक बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं या एक बच्चे को ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो उससे क्या होता है, इनके संबंध में प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। परिवार का आकार भी आपके अभिभावक और आप बालक में क्या करते हैं, तो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे कारक जो हैं ये आपके करेक्ट हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक हैं। तो देखो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि विशिष्ट बालक का मतलब कोई जैसे गिफ्टेड बालक नहीं, कोई गिफ्टेड चाइल्ड नहीं जो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो, या कह सकते हैं कि जिसको सुपरलेटिव डिग्री दी जा सके, जिसको बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सके, ऐसा कुछ नहीं होता। विशिष्ट बालक के अंतर्गत शारीरिक क्षमता युक्त बालक भी आते हैं और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी आते हैं। जैसे जो अपंग बालक होते हैं वो भी विशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग इस तरह से नहीं सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा कि कह रहा है कि विशिष्ट बालक हैं तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और प्रतिभाशाली बालक, इन सबको क्या कहा जाता है?
तो विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो विशिष्ट बालक का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ गिफ्टेड चाइल्ड को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट का मतलब वो किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट है, नॉर्मल बच्चा नहीं है, या तो वो पढ़ने में उसकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या तो वो उसका कोई अंग भंग है, तो इस तरह से वो विशिष्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है, नहीं, शारीरिक क्षमता से युक्त बालकों को भी विशिष्ट बालक कहा जाता है, मानसिक क्षमता से युक्त बालकों को भी विशिष्ट बालक कहा जाता है, और प्रतिभाशाली बालकों को भी क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक हैं, तो मूर्ख, मूढ़, जड़ बुद्धि, उपरोक्त डी। तो उपरोक्त डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन सबको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है और एक स्पेशल प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, इन तीनों को ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वयःसंधि अवस्था का समय है। वयःसंधि अवस्था का समय है, तो देखो ये विशेषता पूछ रहा है, तो ये यौन परिपक्वता का समय है। क्या है, यौन परिपक्वता का समय है वयःसंधि में, यानी पॉवर्टी के स्टेज में बालक के जो जननांग होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं प्रजनन के लिए, ठीक है। तो यौन परिपक्वता आ जाती है, कब आ जाती है, तो वयःसंधि की अवस्था में। ये इसकी विशेषता है कि वयःसंधि की स्टेज में क्या हो जाता है, तो बच्चे के जननांग पूरी तरह से प्रजनन के लिए विकसित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें जनन क्षमता आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल में सृजनात्मकता के अंतर्गत कैंची, क्रेयॉन, रंग, पेंसिल इत्यादि द्वारा क्रियाएं मुख्यतः की जाती हैं। तो इसमें आपका कह रहा है कि नर्सरी स्कूल में सृजनात्मकता के अंतर्गत कैंची, क्रेयॉन, रंग, पेंसिल इत्यादि द्वारा क्रियाएं मुख्यतः की जाती हैं। तो कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, बड़ी मांसपेशियों का समन्वय, छोटी मांसपेशियों समन्वय, A, B दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो कैंची, क्रेयॉन, रंग, पेंसिल, इसमें आपकी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, यानी कि ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, और फाइन मोटर स्किल्स में आपकी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ग्रॉस मोटर से और फाइन मोटर से, यानी उसके प्रकार से, क्रियात्मक विकास के प्रकार से पूछा गया है। इसमें देखो इसमें पूछ दिया है कि कौन सी मांसपेशियां यूज होती हैं, बड़ी मांसपेशियां कि छोटी मांसपेशियां। तो सबको पता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है उसमें बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं, और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं यानी कि जिसमें छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स में क्या होती हैं, तो छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं। तो कैंची, क्रेयॉन, कैंची है तो कैंची क्या पैर से चलाते हैं, नहीं, हाथ से चलाते हैं, और हाथों की जो छोटी छोटी उंगलियां हैं और उनमें जो छोटी छोटी मांसपेशियां वो यूज होती हैं। क्रेयॉन, क्रेयॉन का मतलब होता है खल्ली, आपने देखा होगा बच्चे कलर करते हैं, अनेक कलर में आते हैं, तो वो क्रेयॉन्स है खल्ली टाइप का, जिससे रंगने का वो कार्य करते हैं। रंग है, पेंसिल है, ये सब क्या है, तो इसमें छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, इसमें हम पैर का हमारा कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का इसमें कोई यूज नहीं होता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। छोटी मांसपेशियां समन्वय ये सब यूज होते हैं या क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसमें ए और बी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि देख लिए ए बी दिया है यानी कि दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को देखिए और जो करेक्ट है उसी को मार्क करिए, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कॉमिक्स, मैगजीन, कहानी की किताब, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रमों को चित्तवृत्ति करते हैं, कौन करता है, सामाजिक चाक शक्ति, सामाजिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने इससे पहले 2021 का, 20 का, 19 का, 18 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको आसानी से देख सकते हो, ठीक है।
और अपना एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हो। और जिन भी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका भी ये सब्जेक्ट है, आप प्लीज़ उनको एग्ज़ाम से पहले शेयर कर देना ताकि उनको भी ये मटेरियल मिल जाए। क्योंकि आपका एज इट इज़ मतलब 80% कह सकते हो कि अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो 80% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, बस अनसॉल्व को, क्योंकि आपका लगभग 80% क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ही उठा के एज इट इज़ रख दिया है। इसमें थोड़ा सा मुझे चेंजिंग दिख रहा है, 2022 में चेंजिंग थोड़ी बहुत चेंजिंग है। बाकी जो आपका 18 से लेके 20 तक का क्वेश्चन पेपर है, 21 तक का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें एक आध क्वेश्चन इधर उधर है, नहीं तो बाकी सब वैसे ही हैं। ठीक है, तो आप उस पेपर को भी सॉल्व करके जाइएगा और अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉमिक्स मैगजीन, कहानी की किताब, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रमों को चित्तवृत्ति करते हैं तो वो उपरोक्त तो सभी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाक शक्ति विकास, सामाजिक विकास और सौंदर्यात्मक विकास, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल में स्विंग, सीसा यानी कि झूला और सीसा फिसलने वाले इत्यादि विकास में सहायक होते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया है, तो उससे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है कि नर्सरी स्कूल में स्विंग, सीसा का मतलब क्या होता है, लुक्का छिपी। ठीक है, सीसा यानी कि लुक्का छिपी। स्विंग का मतलब क्या होता है, झूलना। तो और फिसलने वाले जो झूले होते हैं वो किस विकास में सहायक होते हैं, तो स्थूल क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक। देखो ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे आपके सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में भी आते हैं और बृहद क्रियात्मक कौशल में भी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के संस्थापक। कह रहा है किंडरगार्टन विधि के संस्थापक हैं तो वो फ्रोबेल हैं। कौन है, फ्रोबेल है। मैडम मारिया ने मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की थी। हर्लाक नहीं है, उपरोक्त में से कोई ये भी नहीं है, तो इसमें आपका फ्रोबेल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, कब किए थे, तो 1837 में किए थे। और कहाँ किया था, तो पर्शिया में किया था, पर्शिया में किया था। और पर्शिया कहाँ की जगह है, कहाँ का स्थान है, पर्शिया नामक स्थान पे फ्रोबेल ने किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना 1837 में की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1837 में। और कहाँ पे, तो पर्शिया। ठीक है, कहाँ किया था, तो पर्शिया में किया था। अब और पर्शिया कहाँ का है, पर्शिया कहाँ का है, तो आपका जर्मनी का है। ठीक है, कहाँ का है, तो जर्मनी का है। देखो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि हाँ देखो यहीं पे तो है, किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन है, तो फ्रोबेल हैं। और प्रथम किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी, प्रथम किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी, अभी मैंने बताया, तो वो जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में। पर्शिया कहाँ की जगह है, तो पर्शिया आपकी जर्मनी की जगह है। और पर्शिया में ही क्या हुआ था, तो प्रथम किंडरगार्टन स्कूल खुला था। और किस सन में खुला था, तो 1837 में खुला था। मैं ये सारे पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये तो मोस्ट आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग तो ध्यान में ही रखोगे। ये IQ निकालने का फॉर्मूला है। क्या है, IQ लेवल निकालने का फॉर्मूला है, MA प्लस CA यानी कि देखो MA प्लस CA यानी कि कह रहा है IQ कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले IQ निकालने के लिए मैंने ये समझाया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। IQ निकालने के लिए मेंटल एज यानी कि जो बच्चे का मेंटल एज होता है
MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज का मतलब वास्तविक आयु, और मेंटल एज कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे 2.5 साल के होते हैं और हरकतें 5 साल वाली करते हैं, ठीक है। कभी बच्चे 6 साल के होते हैं और हरकतें आपके 11 साल वाली करते हैं, और कुछ बच्चे 11 साल के होके और हरकतें 5 साल वाली करते हैं, तो उसको मेंटल एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटल एज। यानी कि बच्चा अगर 10 साल का है और हरकतें 14 साल वाली कर रहा है, ठीक है, 15 साल वाली कर रहा है, तो वो मेंटल एज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अगर बच्चा भले ही 10 साल का है लेकिन मेंटल एज उसका क्या है? तो 15 साल वाला है, तो उसको लेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे? क्रॉनिकल एज को लेंगे, और जो उसकी वास्तविक आयु है उसको लेंगे। यानी कि बच्चा क्या है? 10 साल का है और उसका मेंटल एज क्या है? इतना है। तो दोनों में यहाँ पे प्लस करके दिया है, वैसे इसमें डिवाइड किया जाता है। तो डिवीज़न के बाद जो आता है आपका मान, वो क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो CA, ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, बस इसी तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, IQ = MA + CA। तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपका C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज। मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु और क्रॉनिकल एज का मतलब वास्तविक आयु, ठीक है। तो इसमें आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक दांत या दूध के दांत होते हैं, यानी कि प्राथमिक और दांत या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये सबको पता है 20 होती है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार होता है, तो देखो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे 30 दे दिया है। अब आप कहोगे कि 30 है, तो देखो ये गलती से यहाँ पे डॉट नहीं लगाए हैं, तो इसको आप लोग सही कर लोगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग रॉन्ग करते हैं, 30 मान लेते हैं, तो इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे होता है 3 से 3.5 kg, 3 से, ठीक है, 3.5 kg इतना। तो यहाँ पे डॉट बस लगाना, वो सब क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। वैसे आपका यही करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप 30 मान लेते हो इसको, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसी चीज़ को याद रखना, 3 से 3.5 kg ये जो नवजात शिशु होते हैं उनका एवरेज कह सकते हैं, सामान्य भार होता है। अगर बच्चा इतने भार का है तो वो स्वस्थ माना जाता है, नहीं तो या तो अगर अधिक भार है तो ओवरवेट है, और कम भार है तो अंडरवेट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। देखो पूर्व बाल्यावस्था के बारे में भी पूछा है और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा है, तो अवस्थाओं को तो आप लोग क्लियर करके ही जाना। कुल अवस्थाएं आपकी 8 हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 तरह से है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। उसी तरह उसके बाद है वयासंधि की अवस्था, फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था भी क्या है? उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद उत्तर किशोरावस्था। पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है समस्या आयु, खेल आयु, टोली आयु, A और C दोनों। तो इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोली की आयु यानी कि गैंग एज या समूहावस्था, या कह सकते हैं कि ग्रुप, इसमें बच्चे क्या ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपना अपना ग्रुप बना के, टोली बना के, समूह बना के रहते हैं और खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोली की आयु को ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, तो वो वृद्धि है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है वृद्धि और विकास से, कि वृद्धि संरचनात्मक होती है कि गुणात्मक होती है। तो सबको पता है वृद्धि में संरचना का विकास होता है, तो वो क्या है? संरचनात्मक विकास है, ठीक है।
और विकास क्या है, तो गुणात्मक विकास में क्या होता है, तो गुणों का विकास होता है। विकास का एक पक्ष आप कह सकते हो कि आपका वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि क्या है, तो विकास का एक पक्ष है, एक क्षेत्र है। बाकी विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपकी वृद्धि भी होती है और आपका क्या कह सकते हैं, गुणात्मक विकास भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है कि वृद्धि, तो वो वृद्धि कहलाता है, ठीक है, जिसको मापा जा सकता है, इसलिए वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये गुणात्मक होती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखोगे, पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बालक का जो सामाजिकरण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो घर से होता है। कहाँ से होता है, घर से होता है, ठीक है। कोई भी विकास है बच्चे का, सबसे पहले वो घर के संपर्क में, परिवार के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे आपका घर से, मित्र से, स्कूल से, इसमें से आपका बेस्ट ऑप्शन है घर से, ठीक है। ये भी सहायक होते हैं, ये भी सहायक होते हैं, लेकिन बाद में सहायक होते हैं। प्रक्रिया प्रारंभ होती है, पूछ रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो घर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारणया, कह रहा है कि गर्भधारण, ऐसे आप लोग उसको बना लोगे, गर्भधारण की अवधि है, गर्भधारण की अवधि है, तो यानी कि गर्भावस्था की अवधि पूछ रहा है, तो 280 दिनों तक, 280 दिनों का आपका टाइम होता है, यानी कि 9 माह, ऐसे माह में देता तो 9 माह, और ऐसे दिन में दिया है तो 280। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, तो इसको भी ध्यान में रखोगे। आपका जो गर्भावस्था होता है वो पूरे 280 दिनों का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, बबलाना प्रक्रिया है। बबलाना प्रक्रिया है, तो ये भाषा की प्रक्रिया है। बबलाना क्या है, तो भाषा की प्रक्रिया है, और ये पहला स्टेज है। पहले स्टेज में बच्चे आ बा ऐसे करके कुछ बोलते हैं, तो उसको बबलाना बोलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये सबको पता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, ठीक है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ये आपके मॉन्टेसरी स्कूल की प्रतिपादक हैं, ठीक है। परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, ये भी देखो एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर से पूछ दिया है, तो वंश वृद्धि। वंश वृद्धि, धन कमाना तो है ही, सुख सुविधाएं एकत्र करना है, नौकरी करना है, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें भी हमको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वंश वृद्धि परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, प्रमुख कार्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। बालकों के जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, तो मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालकों के जो संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से भी संबंधित होते हैं और अमूर्त वस्तुओं से भी संबंधित होते हैं। मूर्त वस्तुओं में वो कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जिनको हम देख नहीं सकते, यानी कि माता पिता के प्रेम। माता पिता का प्रेम क्या है, तो वो मूर्त है, अमूर्त है, जिसको देखा नहीं जा सकता। और वो क्या करते हैं, तो बालकों के संवेग को प्रभावित करते हैं, या तो बच्चे को शालीन बना देंगे, नहीं तो चिड़चिड़ा बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और मूर्त वस्तु में क्या आ जाएगा, तो खिलौना वगैरह, ठीक है, या जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये सारे, ये दोनों ही क्या, मूर्त और अमूर्त रूप से बच्चे का संवेग संबंधित होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि सैद्धांतिक विधि है, किसकी, तो समस्या और समाधान की। समस्या समाधान की सैद्धांतिक विधि है विकास, प्रयास और त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें समस्या का समाधान किया जाता था, किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेगों की विशेषताएं हैं। अब इमोशंस की विशेषताएं पूछ रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। कह रहा है कि क्षणिक होते हैं इमोशंस, यानी कि संवेग क्षणिक होते हैं, तीव्र होते हैं, बार बार अभिव्यक्त होते हैं। बालकों के संवेग की बात बोल रहा है, ठीक है। बालकों में संवेग क्षणिक होते हैं, यानी कि तुरंत रोते हैं और तुरंत हंसते हैं। तीव्र होते हैं, यानी कि बिल्कुल अगर गुस्सा आता है तो
बहुत तेज आता है उनको, चिल्ला चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बड़ों में होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने संवेगों पे कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं होता है, उनको उनके संवेगों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आप खिलौना एक छीन लिए या कोई सामान उनका ले लिए तो चिल्ला चिल्ला के रोना, गुस्सा करना और चिल्ला चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो और तुरंत अगर दे दिए तो तुरंत हंसना भी शुरू कर देते हैं। तो क्षणिक भी होते हैं और तीव्र भी होते हैं और बार बार अभिव्यक्त भी होते हैं। अगर आप बार बार लेते हो उनसे खिलौना तो बार बार रोएंगे और बार बार हंसेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बालकों के उत्तम अनुशासन में माता पिता का दृष्टिकोण कहलाता है। तो अति प्रभुत्व, माता पिता का जो दृष्टिकोण होता है वो बालकों के अनुशासन में अति प्रभुत्व माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये किसने किया था? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है, किससे होती है? तो पूर्व व्यवहार से, चित्रकला से, नवीन परिणाम से, संगीत से। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवीन परिणाम ही सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब क्या? क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी में क्या होता है? जब आप किसी नवीन परिणाम को देते हो या कुछ नया बनाते हो तो उसी को कहा जाता है कि बच्चा सृजनशील है, यानी कि ये क्रिएट कर सकता है, चीज़ों को बना सकता है। ठीक है, तो नवीन परिणाम ही क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता कहलाता है। अगर कोई किसी काम में आपको नवीन परिणाम मिल रहे हैं, बच्चा अगर खेल खेल में कुछ नया बना दिया तो उसे सृजनशील माना जाता है, यानी कि उसके क्रिएटिविटी का लेवल क्या है? तो हाई है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो मांसपेशियों की वृद्धि, स्नायुमंडल, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास का ये सारा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। कह रहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या है? तो बुद्धि है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये टर्मन ने कहा था। किसने कहा था? तो टर्मन ने कहा था। ठीक है, तो 47 का आपका क्या सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, साथी समूह का प्रभाव होता है। किस एज में साथी समूह का प्रभाव होता है? तो स्कूल अवस्था में साथी समूह का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो कह रहा है कि नवजात अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये शैशवावस्था से स्टार्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इड ईगो व सुपर ईगो। ठीक है, इड ईगो कह रहा है, इड ईगो व सुपर ईगो को परिभाषित किया है। इड ईगो सुपर ईगो को मैंने पहले ही बताया है कि ये फ्रायड ने इसको परिभाषित किया है। फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें इन्होंने व्यक्तित्व के विकास को बताया है और व्यक्तित्व विकास के 3 टाइप्स को बताया है, इड ईगो और सुपर ईगो, या कह सकते हैं 3 अवस्थाओं को बताया है, इड ईगो सुपर ईगो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पेपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है या आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 18 से लेके 21 तक का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। आप उसको भी जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले उन बच्चों को भी मिल जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।